हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका सूर्यकांत चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत एक बार फिर से करता हूं आपका। आप इसी तरीके से मेरी क्लासेस से जुड़े रहिए और इन क्लासों का फ़ायदा उठाइए। जैसा कि आपको मालूम बेटा, लास्ट वीडियो के अंदर जिस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था उस टॉपिक का नाम था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को हमने लास्ट वीडियो के अंदर उसका प्रशासन को बताते हुए हमने उस टॉपिक को ख़त्म किया था, समाप्त किया था। उसके बाद हमने यह टॉपिक लेके चल रहे हैं आपके साथ में, और वह है गुप्त साम्राज्य। इस गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है, मैंने मात्र जो टॉपिक लिया है, इस टॉपिक के अंतर्गत जो मैंने इंडिकेट किया है वो गुप्तकालीन इतिहास को इंडिकेट किया है, जिसके कारण आप शासकों के बारे में विशेष तौर से पढ़ सकें। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है, आपकी जो बुक्स के अकॉर्डिंग जो टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक का नाम है गुप्तकाल की स्थापना, आर्थिक, सामाजिक एवं कला एवं संस्कृति, साहित्य आदि के बारे में विशेष तौर से ध्यान दे रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंदर, ये जो चैप्टर 2 चल रहा है, इसके अंतर्गत बेटा हम जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बेटा इसके अंतर्गत हम विशेष तौर से उन चीज़ों के बारे में इंडिकेट करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिनके अंतर्गत हम गुप्त काल के बारे में हम विशेष तौर से देख सकते हैं। और गुप्त काल के बारे में हमको विशेष तौर से देखने के लिए हमें मुख्य रूप से इस गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में हमको देखना होगा। अब ये देखिए, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था जो है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। किसके बारे में देखने जा रहे हैं? गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में देखने जा रहे हैं। ये कुछ चित्र और मानचित्र हैं जिनके माध्यम से हम इसको पूरा दृष्टिगोट करते हुए चलेंगे। अब देखिए, इधर की साइड में इस मानचित्र के अंतर्गत उज्जैनी, ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको देखना है। मगध अलग ही दिख ही रहा है, कलिंग अलग ही है। इसके पास में गुप्त साम्राज्य की जो एम्पायर है, गुप्ताज एम्पायर है, वो किस तरीके से फैला हुआ है उसको इस चित्र के माध्यम से, इस मानचित्र के माध्यम से इंडिकेट किया जा रहा है। ये जो गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं उनके माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है इसके अंतर्गत कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था बालको, उसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप पर जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री वाइज सूर्यकांत सर, कंटिन्यू मेरी क्लास से जुड़े रहिए और उनका फायदा उठाने के लिए आपको लगातार मेरे वीडियो को भी देखना होगा। और इन वीडियो के अंतर्गत, वीडियो लेक्चरों के माध्यम से आप इन चीज़ों के बारे में समझें। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन चित्रों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। गुप्तकालीन शासकों के जो चित्र हमको जो प्राप्त हुए हैं उन चित्रों के माध्यम से बता रहे हैं। संग्रहण कर मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उनको हम बता रहे हैं। गुप्तकालीन इतिहास की चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात की जाए तो, गुप्तकालीन इतिहास के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गंगा नदी के तटीय प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र है, उसके अंदर गुप्त साम्राज्य, गुप्ताज हमको मिले। अभी आगे जब आप मेरी कंपटीशन क्लासेस से जुड़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा गुप्तों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उसके बारे में भी आपको लेके चलूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग जो यहाँ पे गुप्त साम्राज्य के जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में हमको ये भी जानना आवश्यक है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि गुप्त साम्राज्य के शासकों में सबसे पहले देखा जाए तो ये सामंतों के रूप में शासन किया करते थे। किस रूप में किया करते थे? सामंतों के रूप में। ये सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। और सामंत के रूप में ही इन्होंने शासन किया करते थे। शासकों के, राजा के अधीन जो सामंत होते हैं उसके अंतर्गत इन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। भारतीय प्राचीन इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से गुप्त साम्राज्य को जाना जाता है। इसका चाहे आप व्यापार को देख लीजिए, वाणिज्य को देख लीजिए, संस्कृति को देख लीजिए, कला को देख लीजिए, किसी भी रूप में देख लीजिए, एक गोल्डन एज था। क्या था? गोल्डन एज, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि बालको आपके बारे में पता चलूं, गुप्त साम्राज्य की स्थापना और आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान, ये पूरा हमारा टॉपिक का नाम है, जिस टॉपिक के बारे में हम लेके चल रहे हैं। गुप्त साम्राज्य का जो शासन की व्यवस्था है, शासन के बारे में, तो वो शासन के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। 240 ईस्वी से 250 ईस्वी तक, 550 ईस्वी तक इन्होंने अपना गुप्त साम्राज्य को स्थापित किया है।
देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय अगर देखा जाए तो 3वीं शताब्दी के अंत में हुआ। कब हुआ? 3वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। ठीक है, जिसके बारे में अगर देखा है, गुप्तों के बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? विष्णु पुराण से प्राप्त होती है, वायु पुराण से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भागवत पुराण से भी हमको इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। भागवत पुराण के अंतर्गत भी इसके बारे में बताया गया है। आरंभिक अगर देखा जाए गुप्त शासकों के बारे में देखा जाए तो मगध तथा उसके उत्तर पश्चिमी बंगाल तक, गंगा नदी के तटीय प्रदेश तक ये था। मैंने आपको जैसा अभी बताया, कहाँ पर फैला हुआ था? मगध एवं उत्तर पश्चिमी बंगाल के तक ये गुप्त जो साम्राज्य, उसके नदी के तटीय क्षेत्र तक ये पूरा फैला हुआ ये साम्राज्य था। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में अगर की जाए, स्थापना की बात की जाए तो श्रीगुप्त के बारे में हम बात करेंगे। श्रीगुप्त के बारे में बात करें तो ये लगभग 240 से 280 ईस्वी, 240 से 280 ईस्वी संवत के अंतर्गत चल रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो हमको इसके बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? प्रभावती गुप्ता नाम से ही आपका हो गए होंगे, और प्रभावती गुप्त के नाम से ही हमको उसके ताम्रपत्रों के बारे में याद आ जाता है। किसके बारे में आ जाता है? ताम्रपत्रों के बारे में। और ताम्रपत्र के अंतर्गत बात की जाए तो कौन सा आ जाता है? उसका पूना ताम्रपत्र। कौन सा आ जाता है? पूना ताम्रपत्र। ठीक है, कौन सा आ जाता है? पूना ताम्रपत्र। और पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के रूप में किया गया है। गुप्त वंश के आदि राजा के रूप में श्रीगुप्त का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया बेटा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन है? गुप्त वंश का आदि राजा है। कौन है? आदि राजा। ठीक है, यह अगर देखा जाए इसका जो शासनकाल भी बताया गया है, कब बताया गया? 240 ईस्वी के आसपास में इसका शासनकाल बताया गया, और 240 से 280 ईस्वी तक इसने जो शासन किया है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? ध्यान रखिएगा, ये पूछते हुआ रहता है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जिनके बारे में पूछता हुआ रहता है कि श्रीगुप्त के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, श्रीगुप्त के द्वारा महाराज की उपाधि को धारण किया गया। श्रीगुप्त ने खुद शासक ने होकर किसी शासक के अधीन सामंत के रूप में इसने क्या किया था? शासन किया था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसने कैसे किया था? सामंत के रूप में। किस रूप में किया था बेटा? सामंत के रूप में इसने शासन किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मुझे आशा है कि आपको ये कितना क्लियर हो गया कि श्रीगुप्त कौन है, गुप्त वंश का जो शासक है उसके बारे में क्लियर हो गया होगा। हम अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। श्रीगुप्त के बाद की अगर बात की जाए, श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, जिसने 280 से 319 ईस्वी तक शासन किया है। 280 से 319 ईस्वी तक इसने घटोत्कच ने शासन किया है। शासन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसका ये उत्तराधिकारी है। किसका? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी है। इसने कौन सी उपाधि धारण की है? महाराज की उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि धारण की है बेटा? महाराज की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कौन सी उपाधि धारण की है इसने? महाराज की उपाधि धारण की है। और उपाधि धारण करने इसके बारे में भी हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर जो ताम्रपत्र है उससे हमको, ताम्रपत्र अभिलेख है उससे हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रभावती गुप्त का कौन सा है? गुप्ता का पूना और रिद्धपुर, ये दोनों जो ताम्रपत्र हैं इससे हमको इसके बारे में हमको क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में प्राप्त होती है? घटोत्कच के बारे में। ठीक है, इस वंश का प्रथम राजा बताया जाता है। इस वंश का जो प्रथम शासक है बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम शासक बताया जाता है। किसको बताया जाता है? घटोत्कच को बताया जाता है। इसका संभवतः अगर देखा जाए, इसने अपने जो साम्राज्य उसको मगध के आसपास का जो क्षेत्र है, कौन सा? मगध। ठीक है, मगध वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आपके मैप आता है, उस मैप के अंदर पूछ सकता है मगध कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है बिहार के अंदर पड़ता है। तो मगध का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसने अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया था। और 319 ईस्वी, यानी कब तक शासन किया है इसने? 319 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया है। कब तक शासन किया गया? 319 ईस्वी तक इसके द्वारा बाल को शासन किया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा घटोत्कच। घटोत्कच के बाद में अगर बात की जाए, घटोत्कच के बाद में बात की जाए
तो हम मुख्य रूप से हम इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने शासन की स्थापना की। घटोत्कच के बाद में अगर बात की जाए तो हम सामान्यतः के बाद में बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करेंगे। इतिहास के अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रथम एक महानतम शासक के रूप में उभर कर आए। किस रूप में उभर के आए? महानतम शासक के रूप में इतिहास के अंतर्गत उभर कर सामने आए। कौन? चंद्रगुप्त। इन्होंने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया है। घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने सिंहासन पर बैठे हैं। अधिकांश से अगर कहा जाए तो इन्होंने लिच्छवी कुल की राजकुमारी के साथ में इन्होंने विवाह किया है और विवाह करने के पश्चात में लिच्छवी कुल की राजकुमारी से जब इन्होंने विवाह कर लिया है तो विवाह करने के पश्चात में इनके द्वारा एक उपाधि भी धारण की गई विवाह के उपरांत में। वो उपाधि का नाम है महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि धारण की गई? महाराजा धीराज। क्योंकि विवाह के पश्चात इन्होंने अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाया और प्रसिद्धि को बढ़ाने के पश्चात में आप देखिए लिच्छवी कुल एक महान कुल माना जाता है, ठीक है। उसकी जो राजकुमारी है उसके साथ में इन्होंने विवाह किया। विवाह के पश्चात में इन्होंने एक उपाधि धारण किया। उपाधि का नाम क्या है? महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया है। कौन सी उपाधि को धारण किया है? महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। दूसरी बात की जाए, इन्होंने प्राय सर्वोच्च शासन की व्यवस्था को प्रयोग में लिया है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा एक संवत चलाया गया था जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है, जिसने 319-320 क्वेश्चन पूछा सकता है कि गुप्त संवत क्या है। तो गुप्त संवत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गुप्त जो संवत है गुप्त जो संवत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। गुप्त जो संवत है 319-20 ईस्वी में किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई या गुप्त संवत को किस शासक के द्वारा चलाया गया। तो बालकों आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया। महान शासक है चंद्रगुप्त, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके पश्चात में नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बी स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्या कहा गया? नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? नेपोलियन। नेपोलियन की तरह इन्होंने दिग्विजयों को अपनी को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाकर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त के बाद में अगर प्रथम के बाद में उसका जो पुत्र सिंहासन पर बैठा उसका नाम है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त के बाद में सिंहासन पर बैठा है यानी राजगद्दी पर बैठा है। समुद्रगुप्त के दरबार के अंतर्गत प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहा करता था। कौन रहता था? हरिसेन इनके दरबार में रहा करता था, जिसके द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। किसकी रचना की गई? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन के द्वारा की गई, जो किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है सब, और उसके अंतर्गत बताया गया है उनकी वीरता के बारे में प्रयाग प्रशस्ति के अंदर चर्चा की गई है। प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा चारों दिशाओं का पानी पिया करता था, उनका विजय पताका सब जगह फैला हुआ था। किसमें बताया गया? प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया। तो बालकों, यहां पर हम लोग जिन टॉपिक के बारे में देख रहे हैं, टॉपिक के बारे में चल रहे हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वो मेन जो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है?
गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं। तो बालकों आपको मैं बताऊंगा प्रयाग प्रशस्ति के अंदर उल्लेख है जिसमें प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत उसका उत्कीर्ण किया गया है जिस पर अशोक का स्तंभ लेख है, जिस पर क्या है, अशोक का स्तंभ लेख है। आगे देखिए प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन क्या कहता है, उनको इतना बड़ा दानवीर बताता है, उनको कहता है कि एक महान दानवीर है और दानवीर के साथ में अगर गुस्से को देखा जाए तो उनकी गुस्से अगर देखा जाए तो गुस्से में उनका गुस्सा यमराज से भी परे है। ठीक है, दीनहीन के लिए वे रक्षा का कार्य करते हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं वो किसके द्वारा, किसके बारे में बात की गई है, समुद्रगुप्त के बारे में बात की गई है। ठीक है, हरिसेन ने की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों के अभियानों का उल्लेख किया गया है। किनका किया गया है, विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा किसका उल्लेख किया गया है, विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का स्तंभ लेख है। ध्यान रखना, ये उसी पर ही उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का स्तंभ लेख है। इसमें अपनी विजयों की उद्घोषणा करते हुए उसने अपनी विजयों की उद्घोषणा की है और उद्घोषणाओं को करते हुए अश्वमेध यज्ञ संपन्न, कौन सा यज्ञ किया है उसने, अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ किया है, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन करवाया था उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, कौन से सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं इसके सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है बेटा, अश्वमेध पराक्रम। क्या लिखा हुआ है, अश्वमेध पराक्रम। क्या लिखा हुआ है बेटा, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भारत के नेपोलियन के बारे में बात कर रहे हैं। और भारत का नेपोलियन हम अगर बड़ी शान से कहते हैं तो किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। एक महानतम शासक को कहते हैं जिसने अपनी विजयों के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इसके सिक्कों पर जब इसने अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के पश्चात इसके सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, कहां पर विद्यमान है, इलाहाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयाग स्तंभ लेख विद्यमान है। इसको एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। किसको देखा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत क्या है, ऐतिहासिक स्रोत वे जो इतिहास के एक कालखंड विशेष के बारे में हमको जानकारी देते हैं वो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं। उस ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसको देखा जाता है जिसमें राज अभिषेक, समुद्रगुप्त के राज अभिषेक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, दिग्विजय के बारे में प्राप्त होती है और उसके व्यक्तित्व के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। राज अभिषेक, दिग्विजय और उसके व्यक्तित्व के बारे में हमको भरपूर रूप से प्रकाश डालता है। उसके अधिकारियों का और पदों का, नामों का भी उल्लेख इसके अंदर किया गया है। अधिकारियों का, पदों का, नामों का आदि का उल्लेख भी इसके अंतर्गत किया गया। प्रयाग प्रशस्ति को जो कि शासन व्यवस्था के बारे में, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था के बारे में तो जानकारी देता है, लेकिन यह इसकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत है और चंपू शैली के अंतर्गत किया गया है। अब ब्राह्मी संस्कृत भाषा के अंतर्गत है, ब्राह्मी लिपि के अंदर है और चंपू शैली के अंतर्गत इसकी रचना की गई है। अब बालको चंपू शैली के अंतर्गत मैं बता दूं चंपू शैली क्या है, गद्य पद्य की जो मिश्रित शैली होती है उसको क्या कहा जाता है, चंपू शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंपू शैली कहा जाता है। गद्य की और पद्य की दोनों की मिश्रित शैली को क्या कहा जाता है, चंपू शैली कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है, चंपू शैली। तो ब्राह्मी संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि और चंपू शैली के अंतर्गत किसकी रचना की गई है, इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है जिसमें तत्कालीन साहित्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। क्या कहा गया है, कविराज। ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि के अंदर चंपू शैली। चंपू शैली क्या है, गद्य पद की मिश्रित शैली को चंपू शैली कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, कविराज कहा गया है। ठीक है, कविराज के साथ में गायन और संगीत की दक्षता के बारे में, इसके बारे में बात की गई है। गायन और संगीत में किस तरीके से इसने दक्षता को हासिल किया। गुरु तंबुर एवं नारद को लज्जित करने वाला तथा लाखों गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान, विद्यावेद, संरक्षक एवं धर्म को प्राचीर कहा गया है।
यानी कि धर्म को आगे बढ़ाने वाला कहा गया। हेरन अभिलेख में उसे पराक्रम तथा विजय का स्रोत कहा गया है। क्या कहा गया है? पराक्रम और विजय का क्या है? स्रोत के रूप में कहा गया है। इसके सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए दिखाया गया? वीणा बजाते हुए। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है बेटा? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके जो सिक्के हैं उन पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त संगीत का शौकीन था। किसका शौकीन था? संगीत का शौकीन था। संगीत में उसकी रुचि थी, संगीत को वो आगे बढ़ाना चाहता था। उसके बारे में हमको इसमें पता पड़ता है। इसके सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है। समुद्रगुप्त के विद्यमान संगीतज्ञ, गायक, दानिक, धर्मनिष्ठ, पराक्रमी जो व्यक्ति थे उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। यहीं पर ही अगर बात की जाए तो यहीं पे ही अगर बात की जाए अगर इसी की बात की जाए तो हम कुल मिला के अगर कह सकते हैं, इसके बारे में हम बात करें तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि किस तरीके से इसने शासन को आगे बढ़ाया था, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अगर कुल मिला के अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त ने शासन की व्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाया उसके बारे में देखते हैं। संगीत है, गायक है, दानिक है, धर्मनिष्ठ है, पराक्रमी व्यक्ति है और विनयशील है, विजयकांक्षी है। व्यक्तित्व गुणों का इसके अंतर्गत पता चलता है। इसके व्यक्तित्व गुणों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति बताता है। कौन बताता है? प्रयाग प्रशस्ति। किसने रचना की? हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने इसकी प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। यह आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, आपसे पूछ ले प्रयाग प्रशस्ति क्या है, तो आप प्रयाग प्रशस्ति के बारे में स्पष्ट तौर से आप बता सके कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में इन बातों की चर्चा की गई है, तो हम उनको स्पष्ट तौर से हम उनको बता सकते हैं। दूसरी चीज, उसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को कुछ उपहार भेजकर, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की क्या प्राप्त की? अनुमति मांगी। उसने कहा कि मैं गया के अंदर क्या बनवाना चाहता हूं? बौद्ध मंदिर। गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण कराना चाहता हूं, उसकी उसने अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त का अगर विस्तार देखा जाए, कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात के अतिरिक्त सारा भारत में सम्मिलित था। समुद्रगुप्त ने भारत को एक नए युग की, कौन से एक नए युग की स्थापना और अखिल भारतीय साम्राज्य के एक आदर्श को प्रेरित करता हुआ संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास इस समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? इस समुद्रगुप्त के द्वारा अपने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य है उस समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया है। यह समुद्रगुप्त वह व्यक्ति है जिसको आज भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कदापि अतुचित भी नहीं होगा कि नेपोलियन नहीं कहा जाए, क्योंकि ये नेपोलियन ही है। एक दिग्विजय, एक दिग्दर्शन, एक दिग्विजय का एक सपना लेकर जो समुद्रगुप्त चले थे, वो एक सूत्र में भारत को बांधना चाहते थे, वो यहाँ पर स्पष्ट होता है। दूसरी बात की जाए, समुद्रगुप्त की विजय के बारे में बात की जाए कि समुद्रगुप्त ने विजय की नीति को जो अनुसरण किया वो किस तरीके से नीतियों को अपनाया। उसने 3 प्रकार की नीतियों को अपनाया और 3 प्रकार की नीतियों को अपनाकर समुद्रगुप्त ने अपने विजयों को आगे बताया। एक महान सेनापति था, कूटनीतिक था, बहुआयामी प्रतिभा तथा युक्त यथार्थवादी व्यक्तित्व था। यानी बहुआयामी प्रतिभा का धनी था, यथार्थवादी व्यक्ति था। एक महान व्यक्ति के रूप में उभरकर कौन आया? समुद्रगुप्त उभरकर सामने आया। उसके दरबारी कवि एवं महासंगी विग्राहक हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आश्रयदाता समुद्रगुप्त के पराक्रम तथा दिग्विजयों का वर्णन किया।
उसने अपने पराक्रम का और दिग्विजय का वर्णन किसमें किया है? उसने अपने प्रयाग प्रशस्ति में किया है। जो उसका आश्रयदाता, जिसने उसको आश्रय दे रखा है, उस व्यक्ति का नाम है समुद्रगुप्त, जिसने इसके बारे में बताया है। ठीक है बालकों, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यभट्ट को, आर्यभट्ट के अंतर्गत उसने आर्यभट्ट अर्थात आर्यभट्ट के अंदर किन किन को उसने शामिल किया? गंगा है, यमुना है, दोआब है आदि सैनिक अभियान किया। ठीक है, इनको इनके साथ में क्या किया? उसने सैनिक अभियान किया। इसको इसने कितने चरणों में पूरा किया है? 2 चरणों में पूरा किया है। कितने चरणों में पूरा किया है? 2 चरणों में। आर्यभट्ट की नीति के अंतर्गत, जो आर्यभट्ट की नीति थी उसके अंतर्गत इसने क्या, गंगा यमुना और दोआब का जो क्षेत्र था इधर की साइड सैनिक अभियान किया और इसको कितने चरणों में पूरा कर दिया? उसने 2 चरणों में पूरा कर दिया। यहाँ के राजाओं में रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नागसेन, अच्युत, नंदी, जो भी थे राजा थे, उन सबको किसने क्या किया है? इसके अंतर्गत पराजित किया है। क्या किया बेटा? पराजित किया। इन राजाओं को इसने पराजित किया है जिन्हें राज प्रसभोधन की नीति के अंतर्गत साम्राज्य के अंतर्गत बताया। कौन सी नीति के अंतर्गत? इस नीति के अंतर्गत उसने क्या किया? अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। पहली नीति कौन सी है इसकी? राज प्रसभोधन की जो नीति है, इसके अंतर्गत इसने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। ये थी इसकी नीति, जो आर्यभट्ट की नीति थी। आर्यभट्ट की नीति के अंतर्गत इन राजाओं को उसने पराजित किया और पराजित करने के पश्चात में उसने इनको क्या किया है? अपनी नीति के अंतर्गत इन्हें मिला लिया। दूसरी नीति के अंतर्गत दक्षिण के 12 राज्यों को, दक्षिण के 12 राज्यों को, जिनमें कोसल है, महाकांतर है, कोरल है, कट्टूर है, पिस्टून है, एरनपल्ली है, कांची है, ये इत्यादि जो स्थल हैं, इनको क्या किया? इन राज्यों को इन्होंने क्या किया? पराजित किया है। और पराजित करने के पश्चात में इस नीति के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इस नीति के अंतर्गत इनको पराजित किया है। और पराजित करने के पश्चात में इस नीति के अंतर्गत इन्होंने 12 राज्यों को, जो दक्षिण के 12 राज्य हैं, इन 12 राज्यों के अंतर्गत इसने अपना क्या किया? प्रसार किया। और इन 12 राज्यों को इसने क्या किया है? उन पर अधिकार किया। अधिकार करने के बाद इनको पराजित किया, लेकिन पराजित करने के पश्चात में उनको क्या कर दिया है? राज्यों के अंतर्गत राज्यों को उनको स्वतंत्र भी कर दिया है। इस नीति को क्या कहा जाता है? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। कौन सी नीति कहा जाता है? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। इसके अंतर्गत ग्रहण का मतलब शत्रु पर अधिकार करना। ग्रहण का मतलब क्या हो गया बेटा? शत्रु पर क्या करना है? अधिकार करना। मोक्ष का मतलब है शत्रु को क्या करना है? आपको मुक्त करना है। शत्रु को क्या कर दिया है? आपको मुक्त कर दिया है। ग्रहण का मतलब शत्रु पर अधिकार करना है। मोक्ष का मतलब शत्रु को क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। अनुग्रह यानी कि उसके राज्य को उसको वापस लौटाकर फिर से उसको क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। वह जानता था कि वह दक्षिण के भारत के राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? शासन नहीं कर सकता है। दक्षिण के जो राज्य हैं उन पर वह प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकता है। इस चीज को वह समुद्रगुप्त जानता था और इस चीज को जानते हुए उसने क्या किया? इनको राज्यों को वापस से छोड़ दिया और छोड़ने के पश्चात उनको स्वतंत्र कर दिया, प्रत्यक्ष शासन। इसलिए उसने यहां पर कौन सी नीति को अपनाया? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया बेटा? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति को अपनाया और व्यवहारिक रूप से इस नीति का इसने क्या किया? अनुलंबन किया। क्या किया बेटा? अनुलंबन किया। ठीक है, इस नीति का इसने अनुमोदन किया। अब फलस्वरूप में क्या हुआ? समुद्रगुप्त ने, अगर देखा जाए तो बात की जाए समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से उसने अपने शासन को आगे बढ़ाया। थोड़ा सा उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि उसने
आगे देखें, आठविकों को मध्य भारत के अंदर समुद्रगुप्त ने किनको पराजित किया है? आठविकों को पराजित किया है। जो आठविक है इनको उसने पराजित किया है, उन्हें अपना भ्रत बना लिया है, अपने अधीन बना लिया है। राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक राज्यों उससे भयभीत होकर उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। जो गणतंत्रात्मक शासक थे, शासन चलाते थे, और राजतंत्रात्मक शासन चलाते थे, उन्होंने भयभीत होकर क्या किया? उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। यानी उत्तर पूर्व में भारत के समतट यानी कि तवा, कामरूप, नेपाल, कर्तपुर, पश्चिम के अंतर्गत भारत के जो गणतंत्र जो शासक थे वो सबकी सब अगर देखा जाए, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त के द्वारा इसके ये क्या हो गए? अधीन हो गए। अब इनके साथ में कुल मिलाकर इनके द्वारा जो इसके द्वारा जो नीति को अपनाया गया, सर्व ज्ञानकरण की जो नीति है उसको अपनाया गया। तो ये 3 प्रकार की नीति को अपनाया गया। विदेशी शासकों ने भयभीत होकर उसके साथ में मैत्रीचारण करना प्रारंभ कर लिया, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के पश्चात में अगर देखा जाए तो अपनी नीति कन्या उपार्जन, कन्या का अपनी को देकर विवाह करना आदि नीतियों को अपनाया। ठीक है, उसका अनुसरण किया। कुल मिलाकर अगर क्या कहा जाए तो समुद्रगुप्त जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के द्वारा भारत को पूरे को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया गया। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को स्थापित करने का बात की गई। यथार्थवादी नीति को स्थापित करने का प्रयास किया। इसकी समुद्रगुप्त के द्वारा उसकी बहादुरी एवं युद्ध के प्रति कुशलता को देखते हुए ही स्मिथ महोदय ने, किसने बेटा? स्मिथ महोदय ने उसकी इसी नीति को देखते हुए स्मिथ महोदय के द्वारा उन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? स्मिथ महोदय के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ध्यान रखिएगा, उनकी स्थिति, इस स्थिति को देखते हुए हमारे जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों के द्वारा, स्मिथ के द्वारा इन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ठीक है बेटा, इसके पश्चात में अगर बात की जाए तो हम कुल मिलाकर अगर सामने आके देखा तो उसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत इस तरीके से उसने अपनी यथार्थवादी नीति को अपनाया। ठीक है, तीसरी नीति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था सर्वदान ज्ञानकरण की नीति को इसके द्वारा अपनाया गया, उसका अवलंबन किया गया। ठीक है, तीनों नीतियां हो गई, तीनों नीतियों के बारे में बता दिया। ठीक है, उसने देवपुत्र, सानु, शाही, शक, मारुंड, सिंगल विदेशी शासकों समुद्रगुप्त से इतना भयभीत हो गए कि उससे भयभीत होकर उससे मैत्री याचना करने लगे। क्या करने लगे? मैत्री याचना, यानी कि उसके के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए तैयार थे, उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उससे क्या हो गए? भयभीत होते चले। स्वाभाविक है, भुक्ति, शासन आदि, याचना आदि की नीति को अपनाया। आत्मनिवेदन किया समुद्रगुप्त के साथ, कन्या पायन के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उसकी बहादुरी को देखते हुए स्मिथ महोदय ने क्या कहा है? उसे भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? भारत का नेपोलियन क्या है? तो बालकों, आज हमने हमारे टॉपिक को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं भारत के नेपोलियन के साथ में। कल हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। उस टॉपिक का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है बेटा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको टॉपिक या जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहे होंगे। कंटिन्यू इसी प्रकार आप जुड़े रहिए। आप पढ़ रहे हैं ST वाइस सूर्यकांत सर, कंटिन्यू आप मेरी क्लासेस से आप जुड़े रहिए। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बस इतना ही।